नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार दरोगा मेंस का रिगार्डिंग आप सभी लोग का समय से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का यानी 8 बजे जो 8 बजे जो सुबह जीएस का वीडियो अपलोड किया गया था बिहार एसआई मेंस का रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का, तो उसको जरूर देखिएगा अगर आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। जो ये आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसमें आपका आधुनिक भारत का आपका यहाँ पे सेट चलाया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक है। इसमें आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब समय नहीं रह गया है कि आपको समय छोड़ने का। ठीक है, तो आप जितना समय आपको मिलता है उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो बुक में जाइए, उसको आप और डिटेल से पढ़ेंगे तो वो आपका रिवीजन और भी बेहतर हो पाएगा। और हाँ, आप सभी लोग के लिए एक और चैनल बनाया गया है सूरज ऑफिशियल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ से भी कुछ वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्द ही उस पर वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो तुरंत मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे और कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन चलता जाएगा, बस आपको आंसर करते चलना है। चलिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है। आंसर कीजिएगा सभी लोग। देखिए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है, तो ये आपका आर्थिक क्षेत्र में पड़ा है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए, अपना स्कोर बताया कीजिए। इससे क्या होता है कि जो और भी लोग हैं इससे इंस्पायर होंगे कि आप सभी लोग अगर 90 में से भी अगर आप 70 कर रहे हैं क्वेश्चन, तो सोचिएगा कि आपका जो तैयारी है वो बेस्ट तरीके से चल रहा है। अगर आप अभी स्कोर नहीं करेंगे तो सोचिए कब स्कोर करेंगे। एग्ज़ाम का डेट भी आपको क्लियर कर दिया गया है। आई थिंक वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम हो जाए तो सोचिए कि फिर आपका तैयारी किस तरीके से होना चाहिए। देखिए, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण, वित्तीय पूंजी, तो ये किस में मैच करेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सामने सामने आपका मैच कर जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पलासी का युद्ध पश्चात, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। एग्जाम से पहले लूसेंट को ख़त्म कर लेना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा दहसाला व्यवस्था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो सभी ने आंसर यहाँ पे टिक किया होगा, कलकत्ता और आगरा के बीच ये टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा किसानों ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल। चलिएगा, अगला प्रश्न देख लेंगे सभी लोग, मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बम्बई। ठीक है, याद रखिएगा, बम्बई राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। आंसर हो जाएगा आपका
1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1820 में। नेक्स्ट है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई। सोचिए कि यहाँ से आपका प्रश्न पूछने का पूरा संभावना है, तो एक भी प्रश्न कोई नहीं छोड़ेगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 1822 में। अगला है कि स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल कौन कौन से हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था। अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था, तो वो आपका बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, यानी आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वायनाड जनपद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, यानी आर्थिक दोहन का विचार किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ। तो ये जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था आपका बम्बई और थाने के बीच में, याद रखिएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्वक अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका 89%, यानी 89% उनको भू राजस्व प्रतिशत उनको देना तय किया गया था, लगान, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। देखते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मार्टिन बर्ग को, यानी मार्टिन बर्ड। आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। कौन सी बंदोबस्त। तो ये बंदोबस्त लगाई गई थी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति यानी सीमित
देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका जहां तक अदालतों की डांडिक आधारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 में आपको सुमेलित करके बताना है। तो चलिए आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 का। तो देखिए 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 33 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ये आपका पहले में चला जाएगा। ठीक है, यानी जागीरदारी प्रणाली। अगर बात करें आपका कि ऑप्शन बी आपका चला जाएगा 4 में चला जाएगा, बात करें सी आपका चला जाएगा 2 में, और आपका सी यानी आपका डी चला जाएगा 3 में। तो इस तरीके से आपको आंसर मैच कराना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यही था कि भारी उद्योगों का अभाव। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रहा, यानी सुरक्षित रखा गया था? आंसर सभी को टिक करना है, सी हो जाएगा चाय। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ये एक्ट समाप्त किया गया 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं किए, इनका यानी इसका कारण क्या था? तो सिंपली से कारण पूछा गया है, तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तीसरा देखते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेतों के आधार पर भूराजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 से, भूराजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति से बताना है। तो देखते हैं 39 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त कार्निवालिस आपका चला जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन, महालवाड़ी व्यवस्था होल्ड मैकेंजी और मार्टिन बर्ग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 40, महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, उसके बाद तीसरा मध्य भारत के कुछ भाग, चौथा है कि मराठों के अधिकृत प्रदेश, और पांचवा आपका पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 में आपको बताना है। तो देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा 41 का। तो ये हो जाएगा आपका बंगाल काश्तकारी अधिनियम आपका 1885, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक आपका 1886, उसके बाद दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 आपका हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक आपका 1883 में। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे पाठ्य आंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। नेक्स्ट है कि किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रयुक्त किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो ये किसका? तो आंसर हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा से संबंधित आयोग यानी समिति पहचान करें। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका देखा जाए तो हार्टोग समिति, उसके बाद लिंड से आयोग, उसके बाद सप्रू समिति, सर्जेंट योजना। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छीन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो आंसर सभी लोग टिक करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किया था डेविड हेयर ने। ठीक है, याद रखिएगा, डेविड हेयर। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अनौद्योगिकीकरण या पाक औद्योगिकीकरण की अवधि क्या थी? आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर बी हो जाएगा, 1800 से 1850। अगला है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो ये कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विलियम बैटिंग। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैप्टिस्ट मिशन रियो की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह श्रीराम स्थित कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? भारत में रेलवे के निर्माण के कारण पूछा गया है। तो आंसर करिएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी लोगों का। पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी है? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी कहाँ पर? तो ये हुआ था आपका रिसरा यानी बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये आपका बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, यह किसने कहा?
तो ये कहा था आपका बुकानन ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आया था। अंग्रेजी द्वारा लिया गया भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, RC दत्त का। याद रखिएगा, प्रश्न जितना बड़ा है आंसर उतना ही छोटा। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ गिरा देती है। यह उक्ति किसका है? तो यह उक्ति अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन सुलिवान। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो याद रखिएगा, कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको पता होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको सम्मिलित करके बताना है, तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। स्ट्रेची आयोग जो आपका 1880 में लॉर्ड लिपन, और उसके बाद रियल आयोग लॉर्ड एल्गिन, मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन, उसके बाद वुडहेड आयोग लॉर्ड वेबल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था? आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 5, 1 2 3 5। याद रखिएगा, सॉरी ये मैं 65 का आंसर बता दिया, जो कि आपका 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बंगाल। याद रखिएगा। अगला है कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष देखा जाए तो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचलित किया? तो ये किया था आपका ऑप्शन सी, 1883 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड मेयो के समय में, यानी 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो ये बजट आपका आरंभ हुआ था 1925 में। याद रखिएगा। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी, 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका रमेश चंद्र दत्त, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धन निकास। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? तो यह आपका कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है?
तो सभी को आंसर पता होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थविदों में शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। दादा भाई नौरोजी, सी यानी RC दत्त, MG रनाडे, DN गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले और KT शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था ऑप्शन सी यानी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा M विश्वेश्वरैया, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो सभी को आंसर पता होगा, आंसर सभी ने बताया होगा, लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका मुक्त व्यापार नीति, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए आह्वान सिद्धांत शब्दों को निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3, याद रखिए 1 2 3 हो जाएगा। अगला है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की या फिर प्रारंभ की? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी हो जाएगा आपका आंसर, यानी किसानों द्वारा लगाए गए सीधे सरकार को दिया गया, सरकार रैयतवाड़ी को पट्टे देना, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि इसमें आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकरण को खो दिया, किसके द्वारा? तो ये खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो आपका 90 प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम में जाइए, आपको 1 से 2 घंटा के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ भी एक बार देख लेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।